स्टूडेंट्स, आज हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो। जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। जेके गेलब्रेथ ने कहा, परिवार और सत्य सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की श्रेष्ठता संदेह के परे है। मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र अधिक प्रमुख है। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं निश्चित रूप से लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही है। अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्र या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति 2 कारणों से पाई जाती है। पहली, शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं, अर्थात अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र, जिसमें शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता। दूसरा कारण है, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। इस कारण वह निरंकुश हो जाता है और उसके शासन शक्ति के भ्रष्ट प्रयोग को रोका भी नहीं जा सकता। इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई और इस परिवर्तन को लोकतंत्र के रूप में अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और इसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्री शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यावहारिक था, अर्थात प्रतिनिध्यात्मक निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन ही अधिक व्यावहारिक था और अधिकांश देशों में इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया। लेकिन कालांतर में यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य अर्थात शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। अतः शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र के प्रकार के रूप में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। सर्वप्रसिद्ध परिभाषा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है। ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यदि हम इन
अर्थ करते हुए यदि हम इन परिभाषाओं का अर्थ निकालें तो लोकतंत्र की सामान्य रूप से तीन विशेषताएं, शासन के रूप में तीन विशेषताएं बताई जा सकती है। पहला है जनता का प्रतिनिधित्व, दूसरा है जनता के हितों का रक्षण और तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इन तीनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है, पद पर रहती है। एक राज्य के रूप में लोकतंत्र किस तरह है? यह अनुभव किया गया कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी को लक्ष्य में रखते हुए रूसों ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, वरन वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे और अंतिम रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता के द्वारा ही किया जाए। हार्नशा के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने और उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की विधि है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में कैसे लोकतंत्र, यह देखिए। समानता की घोषणा भर कर देने से ही व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त न हो, राजनीतिक समानता एक भ्रम बनकर रह जाती है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में ही होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं तथा समान अधिकार एवं अवसर का उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इसी तरह डॉक्टर हार्नशा ने भी कहा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र किस तरह है? वर्तमान समय में अर्थ ने मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और साधारणतया मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही संचालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जब तक कि इस क्षेत्र में समानता की स्थापना न हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। यहाँ इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य समान पुरस्कार जैसी बात नहीं है, वरन इसका तात्पर्य यही है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनके आधार पर वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम इकोनॉमिक मिनिमम प्रदान किया जाना चाहिए और उद्योगों के प्रबंध के संबंध में भी प्रजातंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए। जीवन के एक विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में भी लोकतंत्र को देखा जाता है। प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, वरन यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव और सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान
और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता हो या अपने प्रति करवाना चाहता हो। इस तरह वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन व्यवस्था के एक विशेष रूप से नहीं लिया जाता, बल्कि राज्य के एक प्रकार, सामाजिक जीवन के एक प्रकार, आर्थिक व्यवस्था के एक प्रकार और जीवन जीने के एक विशेष ढंग से लिया जाता है। गिडिंग्स के मत में प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं, राज्य, समाज का रूप और इन तीनों का मिश्रण है। वस्तुतः लोकतंत्र मानवीय सभ्यता और व्यक्ति रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की रचना करना है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, लोकतंत्र मानवीय सभ्यता और व्यक्ति के व्यक्ति रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इन विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की रचना करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको लोकतंत्र को किन विभिन्न अर्थों में लिया जाता है यह बताया। अब आपको लोकतांत्रिक शासन के भेद बताती हूँ, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताती हूँ। चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम इसको एक शासन पद्धति के रूप में पढ़ते हैं। इसलिए मैं यहाँ आपको ये बताती हूँ कि लोकतंत्रात्मक शासन के भेद क्या हैं। साधारणतया लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद माने जाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। हर्नशा के अनुसार शुद्ध रूप में लोकतंत्री शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्राचीन काल में ग्रीक यानी यूनानी नगर राज्यों और भारत के वज्जी संघ में महासंघों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उरी, अंटकवाल्डेन तथा ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव हो सकती है और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना संभव नहीं है। अतः इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत अधिक महत्व है, जो कि इसका दूसरा भेद या प्रकार है। जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट शासन करने की शक्ति का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। J.S. मिल के शब्दों में प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। इस प्रकार हर्नशा के शब्दों में भी यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का ही शासन होता है। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसमें कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन हो जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंशियल
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता कार्यपालिका के प्रधान या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपको लोकतंत्र का अर्थ और एक शासन के रूप में लोकतंत्र के भेद समझ में आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और अगले वीडियो में हम पुनः लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।